यहाँ पे डिस्कस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। वैसे इसके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन छोटी छोटी बारीकियाँ है कि अभी भी आपको शायद ही पता होगी। तो यही सब बातें डिस्कस करने के लिए आज मैं यहाँ पे आई हूँ। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि इसके बारे में मैं आपसे बात करूँगी, लेकिन अभी भी मैंने देखा है कि बहुत पेरेंट्स और बहुत स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है। पेरेंट्स को लगता है क्या नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद हमारे बच्चों के नर्सरी के एडमिशन इजी हो जाएंगे? क्या 10वीं 12वीं के बच्चे बिना कोचिंग क्लासेस लगाए पढ़ पाएंगे? आजकल हमने देखा है कि लाखों की फीस भर के कोचिंग क्लासेस लगाए जाते हैं। कॉलेजेस तो सिर्फ नाम के रह गए हैं। अब तक हम हमेशा सुनते आ रहे हैं सबके मुंह से कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में ही प्रॉब्लम है, वो सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान देती है, व्यावहारिक और व्यावसायिक ज्ञान में कम पड़ती है। तो क्या ये नई शिक्षा प्रणाली लागू होने के बाद हमारे बच्चे व्यावहारिक और व्यावसायिक ज्ञान में सकुशल होंगे? क्या वो स्वयं रोजगार की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे? क्या उनको नौकरी मिलने में आसानी होगी? तो इन्हीं सब बातों का जवाब ढूंढने की कोशिश आज हम यहाँ पे करेंगे। तो आज मैं यहाँ पे आपको केजी से लेके पीजी पीएचडी तक इस नई शिक्षा नीति में क्या क्या बताया गया है सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगी। इसीलिए आप मेरे साथ शुरू से लेके आखिर तक रहिए। तो चलिए देखते हैं क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब तक हमारे शिक्षा का ढांचा कैसा है? 10+2, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10वीं तक फॉर्मल एजुकेशन लो, बाद में 11वीं 12वीं करो एंड देन आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। लेकिन इस नई शिक्षा प्रणाली में अब हमारे शिक्षा का ढांचा रहेगा 5+3+3+4। अब ये 5+3+3+4 क्या है, हम 1 बाय 1 जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये 5 का मतलब क्या होता है। 5 का मतलब होता है बच्चे के पहले 5 एजुकेशनल ईयर्स। इसमें पहले 3 साल आएंगे आंगनवाड़ी, जिसे हम प्री स्कूल भी कहते हैं। बाद में आएगा स्टैंडर्ड 1 एंड स्टैंडर्ड 2। देन +3 का मतलब होगा स्टैंडर्ड 3, 4 एंड 5। अगले +3 का मतलब होगा स्टैंडर्ड 6, 7 एंड 8। और लास्टली +4 का मतलब होगा स्टैंडर्ड 9 से लेके स्टैंडर्ड 12 तक। इस तरह से देखा जाए तो बच्चे के 3 साल से लेके 18 साल तक के एजुकेशन का पूरा ढांचा इस नई शिक्षण प्रणाली में होगा। अब इस पूरी शिक्षण नीति को जानने के लिए हम इसे 2 भागों में डिवाइड करेंगे, एक शालेय स्तर और दूसरा उच्च शिक्षा स्तर। तो शालेय स्तर में सबसे पहले आता है आंगनवाड़ी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खेल कूद पर ही जोर दिया जाएगा और बच्चों को एनवायरनमेंट से पहचान करवाई दी जाएंगी। बाद में स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2, यहाँ पे बेसिक फाउंडेशन एजुकेशन दिया जाएगा बच्चों को। इस तरह से क्या हो रहा है, 6 साल की जगह अब 3 साल की उम्र में ही बच्चा फॉर्मल एजुकेशन में आ रहा है। पहले क्या होता था, 6 साल की उम्र में बच्चा पहली क्लास में आता था। अब भी वो पहली क्लास में 6 साल की उम्र में ही आएगा, लेकिन प्री प्राइमरी के जो 3 साल है वो भी फॉर्मल एजुकेशन में जोड़े जाएंगे। अब प्ले स्कूल या नर्सरी के जो शुरुआती 3 साल है वो भी स्कूली शिक्षा में ही जुड़े जाएंगे। कक्षा 5वीं तक की शिक्षा अपनी मातृभाषा या अपने अपने क्षेत्र की भाषा में दिया जाए, ये प्रावधान इस नई शिक्षा प्रणाली में होगा। 9 साल तक बच्चों को सिर्फ मूल साक्षरता मतलब अक्षरों से पहचान करवा दी जाएगी और संख्या का ज्ञान दिया जाएगा। कक्षा 6 से डिफरेंट सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, जैसे कि मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साथ साथ में कोडिंग एंड कंप्यूटर का भी ज्ञान बच्चों को दिया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत
स्टैंडर्ड 6 से ही बच्चों के लिए वोकेशनल क्लासेस चालू कर दी जाएंगी। स्थानीय शिल्प व्यापार के बारे में उनको बताया जाएगा। साल में 10 दिन बच्चा लोकल क्राफ्ट और ट्रेड्स में इंटर्नशिप करेगा। ये इंटर्नशिप टोटली बैगलेस रहेगी। चाहे तो बच्चा लॉन्ड्री, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन के पास जाके लोकल ट्रेड्स और क्राफ्ट्स समझ सकता है। जैसे अब हम 10वीं के बाद 11वीं में एडमिशन लेते समय कोई भी एक स्ट्रीम चुन लेते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस। वैसे ही नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बच्चों को 9th स्टैंडर्ड में ही सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी मिलेगी और उस समय ऐसी आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स जैसी स्ट्रीमिंग नहीं रहेगी। बच्चा कोई भी सब्जेक्ट चुन सकेगा। और इसी दरमियान कक्षा 9, 10 और 11 में रिसर्च और इनोवेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इस शिक्षा पद्धति में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा पर ज़्यादा जोर दिया गया है। इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो भाषा जीवित रखना और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चा पढ़ता तो इंग्लिश में है लेकिन घर में अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा बोलता है, तो जितना ग्रास्प करना चाहिए उतना वो कर नहीं पाता। इस शिक्षा पद्धति में संस्कृत के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। अब आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स पर। हमने हमेशा से देखा है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स का बच्चों पर और उनके पेरेंट्स पे भी बहुत दबाव होता है। कहीं कहीं तो बच्चे गलत कदम भी उठा लेते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगी ही नहीं। 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्ज़ाम्स तो होंगी ही। अब तक कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में बदलाव करने की कोशिश की गई है। कभी बोर्ड एग्ज़ाम वैकल्पिक की है तो कभी नंबरों की जगह ग्रेड देने की भी कोशिश की है। लेकिन इस नई शिक्षा प्रणाली में पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम के तरीके में बदलाव करने की बात की गई है। बच्चों के क्षमताओं का आकलन होगा, ना कि उनकी याददाश्त का। इसीलिए बोर्ड एग्ज़ाम अब 2 तरीके से होगी, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, और साल में 2 बार एग्ज़ाम ली जाएगी। सीधी सी बात है, अगर 2 बार एग्ज़ाम होगी तो सिलेबस 2 भागों में बट जाएगा। इससे बच्चे का नंबर लाने का, पढ़ाई करने का टेंशन भी कम हो जाएगा। माँ बाप का भी टेंशन कम हो जाएगा कि बच्चा साल भर पढ़ाई करेगा। जाहिर सी बात है कि एक्स्ट्रा कोचिंग लगाने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगेगी। 10वीं 12वीं के अलावा भी कक्षा 3, 5 और 8 के लिए राज्य सरकारें परीक्षाएं लेंगी। इसके लिए गाइडलाइन बनाने का काम भी नई एजेंसियों को सौंपा जाएगा जो शिक्षा मंत्रालय के अंडर ही काम करेंगे। अब आते हैं उच्च शिक्षा की ओर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिग्री प्रोग्राम। डिग्री प्रोग्राम टोटल रहेगा 4 साल का। सब्जेक्ट चुनने की पूरी आज़ादी बच्चों को रहेगी। जैसे अब साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जैसी स्ट्रीमिंग है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ऐसी स्ट्रीमिंग डिसॉल्व हो जाएगी। बच्चे माइनर और मेजर इस तरह से सब्जेक्ट चुन पाएंगे। अगर कोई बच्चा मैथ्स करने के साथ साथ म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट रखता है तो वो ले सकता है। अगर किसी बच्चे को हिस्ट्री ज्योग्राफी करना है फिर भी उसके साथ साथ में उसको मैथ्स पढ़नी है तो वो मैथ्स भी माइनर सब्जेक्ट लेकर पढ़ सकता है। किसी भी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देनी पड़ेगी। यहाँ पे गौर करने वाली एक ख़ास बात ऐसी है कि अगर कोई 1 साल में डिग्री प्रोग्राम छोड़ देता है तो भी उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर किसी कारणवश वो डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट नहीं कर पाया और 2 साल में उसको छोड़ना पड़ा तब भी उसे एडवांस डिप्लोमा मिलेगा। और अगर 3 साल और 4 साल शोध के साथ वो डिग्री कंप्लीट करता है तो उसे डिग्री सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब होगा कैसे, तो इसके लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाई जाएगी जो टोटली डिजिटल रहेगी। इसमें हर स्टूडेंट का एकेडमिक डेटा फीड रहेगा। अगर कोई बच्चा 2 या 4 सालों के बाद भी अपना डिग्री प्रोग्राम, अपना छोड़ा हुआ डिग्री प्रोग्राम फिर से ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है।
इसमें उसको नए सिरे से चालू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अगर उसने 1 साल कंप्लीट करा हुआ है तो बाकी के 2 या 3 साल वो कर सकता है। अगर वो 2 साल करके चला गया है तो बचे हुए 1 साल या 2 साल वो कंप्लीट कर सकता है। इसे ही कहा जाएगा मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट। अब देखते हैं कि इस नई शिक्षा प्रणाली में पीजी कोर्स के लिए क्या कहा गया है। यहाँ पे आपको 3 विकल्प मिलेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि 3 साल में भी आप डिग्री प्रोग्राम छोड़ते हैं तब भी आपको डिग्री मिलेगी, और 4 साल कंप्लीट करने के बाद भी आपको डिग्री मिलेगी। उसका बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आप 3 साल की डिग्री करने के बाद अगर पीजी प्रोग्राम करते हैं तो आपको 2 साल का मास्टर्स करना पड़ेगा, और अगर आपने 4 साल का पूरा डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट करके डिग्री सर्टिफिकेट पाया है तो आपको मास्टर्स के लिए सिर्फ 1 साल लगेगा। और तीसरा विकल्प आपके पास रहेगा कि आप पूरे 5 साल का इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्रोग्राम करें, जिसमें ग्रेजुएशन और पीजी दोनों हो जाए। इस नई शिक्षण पद्धति में पीएचडी प्रोग्राम के बारे में भी पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे अगर आप 4 साल की डिग्री शोध प्रबंध के साथ करके आते हैं तो आप सीधे पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो जैसा अब तक चलता आ रहा है और मैक्सिमम जगह पे सारी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में जो फॉलो किया जाता है, वैसे मास्टर्स के बाद भी आप पीएचडी कर सकते हैं। अब पीएचडी के लिए एमफिल की अनिवार्यता रद्द कर दी गई है। उच्च शिक्षा के मामले में एक बहुत अच्छा निर्णय किया गया है, ऐसे सारे शिक्षा क्षेत्र के विद्वानों का कहना है। वो है, अब सारे विश्वविद्यालयों में एक जैसे नियामक और रेगुलेटर्स रहेंगे। इसके लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना होगी। एआईसीटी, यूजीसी, नैक, ये सारे संस्थाएं अंडर HECI ही काम करेंगे। HECI सारे टेक्निकल एजुकेशन जैसे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, इन सब को रेगुलेट करेगा, सिवाय लीगल एंड मेडिकल एजुकेशन। उच्च शिक्षा संस्थानों को ग्रांट देने का काम भी HECI के ही अंडर रहेगा। उनके लिए नियम कानून बनाना, गाइडलाइन बनाना, ये भी HECI का ही काम रहेगा। उच्च शिक्षा में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। इसमें ना कि सिर्फ साइंस, सोशल साइंस का भी समावेश किया जाएगा। एक बहुत अच्छी बात जो खास करके मुझे अच्छी लगी वो ये कि दुनिया की टॉप की यूनिवर्सिटीज़ अब भारत में अपना कैंपस खोल पाएंगी। उच्च शिक्षा में भी स्कॉलरशिप का प्रावधान इस नई शिक्षा प्रणाली में है। जो शिक्षण संस्थाएं हायर एजुकेशन प्रोवाइड करती है उनको भी अपने 50% तक के स्टूडेंट्स को 25 से लेके 100% तक की स्कॉलरशिप देनी पड़ेगी। इसके लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का दायरा बढ़ाने का प्रावधान भी इस नई शिक्षा प्रणाली में है। अब ये सब जानने के बाद में आपको लग रहा होगा कि ये सब लागू कब होगा। तो फिलहाल कैबिनेट ने इसके बारे में जो बिल बना है उसको मंजूरी दे दी है। अभी वह संसद में रखा जाएगा, बाद में उसका कानून बनेगा, फिर राज्य सरकारों के पास जाएगा, राज्य सरकारें भी कानून बना लेगी और फिर वो हर राज्य में लागू होगा। ये सब प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2022-2023 के एकेडमिक ईयर में हो सकता है कि ये नई शिक्षा पद्धति लागू हो जाए। सच में अगर जैसे दिखता है वैसे होगा तो भारत में भी शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। थैंक यू।